आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अनमोल कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है लाग डांट। जोखू भगत और बेचर चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डांट मेड़ का झगड़ा था। उनके परदादों में कई बार खून खच्चर हुआ। बापों के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाईकोर्ट गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों ही असक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास झगड़े वाले खेत को छोड़कर 1 अंगुल भी जमीन न थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाई कोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था। एक दल की भांग बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे दल के चरस गांजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और बालकों के भी 2-2 दल हो गए थे। यहाँ तक दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विचारक रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज, पंसारी या कुंजड़े से चौधरी सौदा लेते, उसकी ओर भगत जी ताकना भी पाप समझते थे। और भगत जी के हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य था। यहाँ तक कि उनके आरोग्य के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भगत जी वैदक के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा को मानने वाले थे। दोनों चाहे रोग से मर जाते पर अपने सिद्धांतों को न छोड़ते। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव में भी पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत उसकी विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली, चौधरी उसमें शरीक हुए। भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज की चर्चा होने लगी। चौधरी स्वराजवादी हो गए। भगत ने राजभक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराजवादियों का अड्डा हो गया। भगत ने राजभक्तों का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराजवादियों का अड्डा हो गया और भगत का घर राज्यभक्तों का क्लब बन गया। चौधरी जनता में स्वराजवाद का प्रचार करने लगे। मित्रों, स्वराज का अर्थ अपना राज्य। अपने देश में अपना राज्य हो तो वह अच्छा है कि किसी भी दूसरे राज्य का हो वह। जनता ने कहा, अपना राज हो वह अच्छा है। चौधरी, तो स्वराज्य कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से। एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, अपने झगड़े आप निपटा लो। एक शंका, आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। चौधरी, हाँ, पर आज से अदालत जाऊं तो गौ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बचे तो परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तारों की जेब में क्यों भरते हो? थानेदार को घूस क्यों देते हो? अमलों की चिरोरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे। वे सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे। अब वे विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शोक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़धारियां करते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? जनता के चंदे से पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी, हम पहले मदरा छूना पाप समझते थे। अब गांव-गांव और गली-गली में मदरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए गांजे, शराब में उड़ा देते हैं। जनता जो दारू भांग पिए उसे डांड लगाना चाहिए। चौधरी, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गंजी पहनते थे। हमारी दादी नानी चरखा काता करती थी। सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की बंसी बजाते थे। अब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इसी तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए।
क्या हमारा यही धर्म है कि हम अपने भाइयों की थाली छीनकर दूसरों के सामने रख दें? जनता, गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं। चौधरी, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो। बस यही स्वराज है। जो कहते हैं कि स्वराज के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जनता यह बात बड़े चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी सबके श्रद्धा भाजन बन गए। भगत भी राजभक्ति का उपदेश करने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना और प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महान पातक है। राज्य विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। एक शंका, राजा को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी शंका, हमारे राजा तो नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जाने। भगत जी, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ। ऐसे पंच कहाँ हैं जो सच्चा न्याय करें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें। यहाँ तो मुंह देखी बातें होंगी। जिनका दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं वे बेचारे मर जाएंगे। अदालतों में सब कार्रवाई कानून से होती है। वहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं। शेर बकरी सब एक घाट पर पानी पीते हैं। इन अदालतों को त्यागना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। एक शंका, अदालतों में जाएं तो रुपयों की थैली कहाँ से लावें। दूसरी शंका, अदालतों का न्याय कहने ही को है। जिसके पास बने हुए गवाह, दाव पेंच खेले हुए वकील होते हैं, उसी की जीत होती है। झूठे सच्चे की परख कौन करता है? हाँ, हैरानी अलबत्ता होती है। भगत, कहा जाता है कि विदेशी चीज़ों का व्यवहार मत करो। यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमें बाजार में जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले वह लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेंत में नहीं आता कि भद्दी भद्दी स्वदेशी चीज़ों पर फेंकें। एक शंका, पैसा अपने देश में रहता है तो दूसरों के हाथ में तो नहीं जाता। दूसरी शंका, अपने घर में अच्छा खाना ना मिले तो क्या विजातियों के घर अच्छा भोजन करने लगेंगे? भगत लोग कहते हैं कि लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो। सरकारी मदरसों में ना पढ़े तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे चलते। बिना नई विद्या पढ़े संसार में निर्वाह नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा बाँचने के सिवा क्या आता है? राजकाज क्या वही पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे? एक शंका, हमें राजकाज नहीं चाहिए। हम अपनी खेती बाड़ी ही में मगन हैं, तो किसी के गुलाम तो नहीं। दूसरी शंका, जो विद्या घमंडी बना दे उससे मूर्ख ही अच्छा है। यह नई विद्या पढ़कर लोग सूट बूट घड़ी छड़ी हैट कोट लगाने लगते हैं। अपने शौक के पीछे देश का धन विदेशियों की जेब में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं। भगत, गांजा शराब की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है। नशा बुरी बात है, सब जानते हैं। सरकार को नशे की दुकानों से करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है। अगर दुकानों में ना जाने से लोगों की नशे की लत छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लती की लत कहीं छूटती है? वह दुकान ना जाए तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दोगुने चौगुने दाम देकर सजा काटने पर तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा। ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान होकर लत पूरी करेगा? ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान अलग हो और गरीब रैयत का नुकसान अलग हो? और फिर किसी किसी को नशा खाने से फ़ायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम ना खाऊं तो गांठों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाए और सर्दी पकड़ ले। एक आवाज़, शराब पीने से बदन में फुर्ती आ जाती है। एक शंका, सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं है। अधर्मी के राज्य में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है? दूसरी शंका, पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया,
लत पड़ी तो पैसे की चाट हुई। इतनी मजदूरी किसको मिलती है कि रोटी कपड़ा भी चले और दारू शराब भी उड़े। या तो बाल बच्चों को भूखा मारो या चोरी करो, जुआ खेलो और बेईमानी करो। शराब की दुकान क्या है, हमारी गुलामी का अड्डा है। चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी। लोगों को खड़े होने की जगह न मिलती। दिनों दिन चौधरी का नाम बढ़ने लगा। उनके वहाँ पंचायत की राष्ट्रोन्नति की चर्चा रहती। जनता को इन बातों से बड़ा आनंद और उत्साह होता। उनके राजनीतिक ज्ञान की वृद्धि होती। वे अपना गौरव और महत्व समझने लगे। उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने लगा। निरंकुशता और अन्याय पर अब उनकी त्योरियां चढ़ने लगी। उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला। घर की रुई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की अदालत, न पुलिस का भय, न अमलों की खुशामद। सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। कितने ही ने नशेबाजी छोड़ दी और सद्भाव की एक लहर सी दौड़ने लगी। लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों दिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जा रही थी। यहाँ तक कि बहुधा उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और इन्हीं कर्मचारियों के मेली मित्रों के अतिरिक्त और कोई न होता था। कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगत जी का बड़ा आदर सत्कार करते। जरा देर के लिए भगत जी के आंसू पुछ जाते, लेकिन क्षण भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी कैसे करता। जिधर निकल जाते उधर ही उंगलियां उठने लगती। कोई कहता खुशामदी टट्टू है, कोई कहता खुफिया पुलिस का भेदी है। भगत जी अपने प्रतिद्वंदी की बड़ाई और अपनी लोक निंदा पर दांत पीस कर रह जाते। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें अपने शत्रु के सामने नीचा देखना पड़ा। चिरकाल से जिस कुल मर्यादा की रक्षा करते आए थे और जिस पर अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे, वह धूल में मिल गई। यह दाहमय चिंता उन्हें एक क्षण के लिए चैन न लेने देती थी। नित्य यही समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ सम्मान क्यों कर पाऊं, अपने प्रतिपक्षी को क्यों कर पद दलित करूं, उसका गुरूर क्यों कर तोड़ूं। अंत में उन्होंने सिंह को उसकी माद में पछाड़ने का निश्चय किया। संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी सभा में उपदेश हो रहे थे। आसपास के गांव के किसान भी आ गए थे। हजारों आदमियों की भीड़ लगी थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषयक उपदेश दे रहे थे। बारंबार भारत माता की जयकार की ध्वनि उठती थी। एक और स्त्रियों का जमाव था। चौधरी ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी गद्दी पर बैठे। स्वयं सेवकों ने स्वराज फंड के लिए चंदा करना शुरू किया कि इतने में भगत जी न जाने किधर से लपकते हुए आए और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों, मुझे यहाँ देखकर अचरज मत करो। मैं स्वराज्य का विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन होगा जो प्राणी स्वराज्य का निंदक हो, लेकिन इसके प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बतलाया है और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो। जब आपस में फूट और रार हो तो पंचायतों से क्या होगा। जब विलासिता का भूत सर पर सवार है तो वह कैसे हटेगा। मदिरा की दुकानों का बहिष्कार कैसे होगा। सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान, अद्धी, तंजेब से कैसे पिंड छूटेगा। जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे छोड़ेंगे। विधर्मी शिक्षा की बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकेंगे। स्वराज्य लाने का केवल एक ही उपाय है और वह है आत्मसंयम। यही महाऔषधि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट करेगी। आत्मा की दुर्बलता ही पराधीनता का मुख्य कारण है। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो, तभी तुम में भ्रात भाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोग विलास से मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा। आत्मबल के बिना स्वराज्य कभी उपलब्ध न होगा। स्वार्थ सब पापों का मूल है। यही तुम्हें अदालतों में ले जाता है। यही तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाए हुए है। इस पिशाच को आत्मबल से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। सब जानते हैं मैं 50 साल से अफीम का सेवन करता हूँ। आज से अफीम को गौ का रक्त समझता हूँ।
चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों की अदावत है। आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आज से मेरे घर के किसी प्राणी को घर के कते सूत के बिना कपड़ों के सिवाय कुछ और पहनते देखो तो मुझे जो दंड चाहो दो। बस मुझे यही कहना है। परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करे। यह कहकर भगत जी घर की ओर चले कि चौधरी दौड़कर उनके गले से लिपट गए। 3 पुश्तों की अदावत एक ही क्षण में शांत हो गई। उस दिन चौधरी और भगत साथ साथ स्वराज्य का उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई और निश्चय करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका सम्मान करती है। प्रतिद्वंदिता की चिंगारी ने दोनों पुरुषों के हृदय दीपक को प्रकाशित कर दिया था। तो यह थी कहानी लाग डाँट। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।